राधे राधे बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं बेटा आपके डाउट क्लास का एक और लेक्चर। यहाँ एक बच्चे ने डाउट पूछा है ईएम वेव से। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है ई वाई इक्वल्स टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी। पहले मैं आपको इक्वेशन पढ़ना सिखा देता हूँ, देखो डाउट के साथ साथ टॉपिक भी समझेंगे। ई वाई मतलब ये वाई डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अगर ये दोनों एक प्लस का एक माइनस का है या एक माइनस एक प्लस का है तो डायरेक्शन होगी पॉजिटिव एक्स एक्सिस। दोनों ही माइनस के हैं या दोनों ही प्लस के हैं तो डायरेक्शन होगी नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक, ई नॉट का मतलब होता है यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड। इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड के एम्पलीट्यूड को मैग्नेटिक फील्ड के एम्पलीट्यूड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और बना सकते हैं बी एक्स। बी एक्स होता है बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। मैंने अंदर की कोई चीज नहीं बदली, बस इसको बदल दिया। अब इसको कैसे बदलेंगे उसको देखते हैं। हम ये फॉर्मूला याद कर सकते हैं, C इज इक्वल्स टू बी नॉट बाय ई नॉट। ठीक है, तो यहां से अगर मैं बी नॉट चाहता हूं तो वो हो जाएगा सी ई नॉट। ठीक है, ठीक है, ये शायद बेटा मैंने उल्टा लिख दिया है, ई बाय बी होता है ये। एक चीज और, ये वैक्यूम के लिए अगर मैं इसको लिखूं किसी मीडियम के लिए तो वो बन जाएगा ई बाय बी। ठीक है, ई नॉट मतलब वैक्यूम के लिए, बी नॉट मतलब वैक्यूम के लिए, और ई बी मतलब किसी भी मीडियम के लिए। इसको थोड़ा सा बदल लो, यहां से आपका बी नॉट हो जाएगा ई नॉट बाय सी। इस तरीके से आप इसको बदल सकते हो। ठीक, अच्छा एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात, अगर ये ई एक्स में है, ये ई वाई में है, ये बी एक्स में है, तो जो तुम्हारी वेव होगी वो जेड में होगी। अब पढ़ते क्वेश्चन को क्या कह रहा है। अच्छा के और डब्ल्यू और समझा दूं आपको। यहाँ पे एक चीज दे रखी है आपको, के दिखाई दे रहा है। के होता है 2 पाई बाय लैम्डा और ओमेगा होता है 2 पाई बाय टी। उसको आप 2 पाई न्यू भी लिख सकते हो। खत्म बात। अब पढ़ते हैं इसके क्वेश्चंस। Which of the following statement is correct? The wave is propagating in positive x direction। यही करेक्ट है। ठीक है, अच्छा ये एमसीक्यू था, मैं समझा इसके चारों पार्ट समझाने, इसलिए मैंने पूरा समझा दिया। ये काम आएगा तुम्हारे, ध्यान दे लेना। आगे चलते हैं। A resistance of 30 ohm and कैपेसिटर ऑफ इतना माइक्रोफेराड। अच्छा, एक रजिस्टर और कैपेसिटर कनेक्ट किए गए सीरीज में, इसी का क्वेश्चन है। रजिस्टर और कैपेसिटर कनेक्ट किए गए हैं सीरीज में 220 वोल्ट। अच्छा एसी सोर्स है, एसी सोर्स है, एसी को अलाउ करता है कैपेसिटर, बिल्कुल ठीक है। 220 वोल्ट, ये 30 ओम कैपेसिटर, 250 बाय पाई माइक्रोफेराड। ठीक है, कैलकुलेट द करंट इन द सर्किट। ठीक है, करंट कैसे निकालोगे आप इस सर्किट में। और दूसरा है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर एंड कैपेसिटर। ठीक है, तो पहले हम करंट निकालते हैं इस सर्किट में। तो हमने कहा भैया करंट होगा पोटेंशियल डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस आर प्लस एक्स सी। एक्स सी क्या होगा, 1/ओमेगा सी। ये दो फॉर्मूले लगेंगे यहाँ पे और आपका फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। सेकंड पार्ट में क्या कहता है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर, जो भी आपका करंट आया है उसको रजिस्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, आपका वोल्टेज ड्रॉप आ जाएगा। और कैपेसिटर, याद रखना ये ज्यादा आएगा। ठीक है, अब बच्चे कहते हैं भैया यहां पर अगर हम देखें तो जो VC और VR है वो सोर्स से बड़ा है।
सोर्स मान लो तुम्हारा 220 है, ऐसे ही बोल रहा हूँ, मेरे को पता नहीं इसका कितना आएगा। ये आ गया आपका 100 और ये आ गया आपका 160, तो ये आपको 260 दिखाई दे रहा है, बड़ा है। हाँ, तो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि हम असलियत में VC और VR का सम कर रहे हैं और उसको V सोर्स के बराबर निकाल रहे हैं, और जबकि ये दोनों के दोनों परपेंडिकुलर है। VR और VC परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर के लिए हमारे पास पाइथागोरस लगनी चाहिए और आना चाहिए VCR इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ VR का स्क्वायर और VC का स्क्वायर। अब ये या तो इक्वल आएगा या कम आएगा। थर्ड पार्ट पढ़ते हैं। इज द एल्जेब्रिकल सम ऑफ दीज वोल्टेज मोर, वही सेम क्वेश्चन है, हर बार यही पूछा जाता है इसमें कि इसका जो एल्जेब्रिकल सम ज्यादा आएगा, एल्जेब्रिकल सम तो ज्यादा आएगा, तो तुम्हें क्या लगता है, क्या आप इस पैराडॉक्स को, इस गड़बड़ को सॉल्व कर सकते हो? हाँ जी, कर दी सॉल्व। असलियत में उनका पाइथागोरस लग के अंडर रूट ऑफ स्क्वायर का सम निकालना था। अरे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट 60 डिग्री एंगल ऑफ फेस ऑफ प्रिज्म, ठीक है। द रे पास सिमेट्रिकली थ्रू द प्रिज्म, ठीक है। फाइंड द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। अब मैं मिनिमम डेविएशन की बात करूं तो मिनिमम डेविएशन होता क्या है आपका? मिनिमम डेविएशन होता है मिनिमम डेविएशन प्लस ए इक्वल्स टू 2i, ठीक है। इस फॉर्मूले को याद रखना। अगर ये मिनिमम डेविएशन नहीं होता तो डेविएशन होता ए, डेविएशन प्लस ए इक्वल्स टू i1 प्लस i2। मिनिमम डेविएशन के लिए i1 i2 इक्वल होते हैं, r1 r2 इक्वल होते हैं, इस बात को ध्यान रखना। तो वो ये बन गया। अब उसने तुम्हें i दे रखा है, उसने a तो दे रखा है। अच्छा, द रे पास थ्रू द फाइंड द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया, ऊपर इंसिडेंट एंगल भी 60 दे रखा है और ए भी 60 दे रखा है। लो, हो गया क्वेश्चन, ठीक है। आगे चलते हैं। अब बारी आती है म्यू निकालने की। म्यू होता है साइन आई बाय साइन आर, ठीक है। अब आप लिख सकते हो आई को, अगर मैं इसी साथ वाले फॉर्मूले से देखूं तो DM a/2 और R साई a/2। चेक कर लो दोनों फॉर्मूले, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 का बी पार्ट पूछा है किसी ने। दो लेंस है L1 L2, L1 ऑफ फोकल लेंथ 24, दो लेंस है L1 L2, L1 ऑफ फोकल लेंथ 24 सेंटीमीटर, L2 ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर, प्लेन कोएक्सियली विथ सेपरेशन ऑफ 45 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 सेंटीमीटर टॉल, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर टॉल, प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ L1, ठीक है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 36, यू दे दिया 36। फाइंड द लोकेशन एंड हाइट ऑफ इमेज ऑफ कंबाइंड, ठीक है, हो जाएगा। सबसे पहले आप पहले लेंस का इस्तेमाल करोगे L1। अब L1 का इस्तेमाल करोगे तो वहां पर आपको U1 दे रखा है -36, V1 नहीं दे रखा, F1 दे रखा है प्लस का 24 क्योंकि कॉन्वेक्स है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो, 1/F1 इज इक्वल्स टू 1/V1 माइनस 1/U1, तो V1 आ जाएगा। अब दूसरे का ऑब्जेक्ट का निकालना है, L2 का। ध्यान रखना, L2 में हम क्या लगाएंगे? L2 में हम लगाएंगे F2 18। अब हम U2 कैसे निकालें? U2 होगा जो भी वहां से आया है उसको 45 में से माइनस कर दो, 45 माइनस V1, 45 माइनस V1। अच्छा, ये भी हो सकता है कि 45 से पार हो जाए, तो 45 माइनस V1, थोड़ा तुम्हारा U पॉजिटिव हो जाएगा, उसमें और कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आएगा 45 माइनस V1। अब 1/F2 इज इक्वल्स टू 1/V2 माइनस 1/U2 हो जाएगा। याद रखना, जब भी कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस आता है, इसकी इमेज यहाँ कहीं बनती है, तो ये अगर आपकी इमेज है तो ये आपका दूसरे का ऑब्जेक्ट है, तो U2 जो हुआ करेगा वो होगा डिस्टेंस माइनस V1। अब समझो, ठीक है।
ये वही सारे क्वेश्चन हैं जो टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप के होते हैं। टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप के क्वेश्चन उनके जो हम फॉर्मूला लास्ट फॉर्मूला निकालते थे उससे सॉल्व नहीं होते, इसी तरीके से सॉल्व होंगे। आगे चलते हैं। द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये कहाँ से स्टार्ट है? लेंस मेकर फॉर्मूले का एक कोई वो दे रखी है केस स्टडी, उसमें कहता है, पहला भी देख लेते हैं। हाउ विल द पावर ऑफ लेंस बी अफेक्टेड इफ इंक्रीज इन वेवलेंथ, देखते हैं। पावर होता है 1/f। 1/f जो था उसमें म्यू -1 का फॉर्मूला आता है, ठीक है, और म्यू जो होता है उसका रिलेशन 1/λ होता है। हाँ, तो पावर का रिलेशन 1/λ हो गया, तो पावर वेवलेंथ के बढ़ने से घटती है। The radius of curvature of two surface, the radius of curvature of two surface of convex lens is r, ठीक है। For what value of mu of material will its focal length become equals to r? लो, ये था आपका ए पार्ट, अब आता है बी पार्ट। ये फॉर्मूला लगा सकते हो 1/f इज इक्वल्स टू म्यू -1 1/r माइनस आर, ये मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लगा रहा हूँ, ठीक है। अब फोकल लेंथ ऑफ लेंस कब आर के इक्वल होगी, आप आर के इक्वल रख दो, अपने आप आ जाएगा म्यू -1 2/r, ठीक। आर से आर गया, 1/2 इज इक्वल्स टू म्यू -1, तो म्यू इज इक्वल्स टू म्यू 1/2 + 1 यानी कि 1.5। चेक कर लो, और ये क्लास में कई बार करा हमने। द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस जिसका म्यू है 1.5, वो 20 है। फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, म्यू 1.5 है, म्यू 1.5 है। इट इज कंप्लीटली इमर्ज इन वाटर, ठीक है। अच्छा पहले इस फॉर्मूले को देखो, 1/f इज इक्वल्स टू म्यू -1 1/r1 -1/r2, ठीक। पानी में डुबोने से रेडियस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, म्यू पे फर्क पड़ता है। अब ये जो फॉर्मूला था इसमें ये एयर का म्यू था, ये था एयर का म्यू। अगर मैं इसे पानी का कर देता हूं, अगर मैं इसे पानी का कर देता हूं तो ये क्या बनेगा? जगह कम है, देखो एक बार इसको मैं छोटा कर रहा हूं। अगर मैं इसे साइज पानी का कर देता हूं तो ये क्या बनेगा? 1/f वाटर के लिए इज इक्वल्स टू म्यू जो है तुम्हारा माइनस म्यू वाटर का। क्वेश्चन खत्म। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, आपका आर तो कट ही जाएगा, ये सब तुम्हारे पास है ही फोकस, तो फोकस वाटर के लिए आ जाएगा। जल्दी से इसको देखो, स्लाइड की स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, डिफरेंशिएट बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस ऑफ एलसीआर सर्किट। देखो रेजिस्टेंस क्या होती है? जो करंट को ब्लॉक करता है किसी सर्किट में, ठीक है। करंट को ब्लॉक करता है वो रजिस्टर होता है, उसकी रेजिस्टेंस होती है। लेकिन रिएक्टेंस जो होती है, रिएक्टेंस होती है कैपेसिटर और इंडक्टर की, कैपेसिटर और इंडक्टर की। और ये हमेशा करंट को ब्लॉक नहीं करता, कैपेसिटर ब्लॉक करता है डीसी को, रिएक्टेंस मतलब किसी पे रिएक्ट करता है, और इंडक्टर ब्लॉक करता है एसी को। तो ये इसलिए रिएक्टेंस कहलाते हैं कि ये किसी स्पेसिफिक करंट को ही ब्लॉक करते हैं, और रेजिस्टेंस हर करंट को ब्लॉक करता है। आगे चलते हैं। एक्सप्लेन हाउ कैपेसिटर ब्लॉक डायरेक्ट करंट। कैसे आप एक्सप्लेन करोगे कि कैपेसिटर ब्लॉक करता है डायरेक्ट करंट को और इंडक्टर अपोज करता है अल्टरनेट करंट को? बता देंगे लोग, इसके रिएक्टेंस से। एक काम करो, आप पहले लो कैपेसिटर को और इसकी रिएक्टेंस बताओ एक्स सी 1/ωc, और इसी तरीके से आप लो इंडक्टर, उसकी है ωL। अगर मैं इसको देखूं तो इसमें आ रहा है 1/2π/ν और यहां आ रहा है 2π/ν तो यहां पर XC का फ्रीक्वेंसी के साथ क्या रिलेशन है? अगर मैं यहां पर देखूं किसके अंदर, XC के अंदर, कैपेसिटर के अंदर, इंडक्टर को थोड़ा दूर कर देता हूं। अगर मैं कैपेसिटर के अंदर देखूं तो AC
की फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी होती है लेकिन इनवर्स रिलेशन है, तो एक्स सी बहुत छोटा होगा। बात समझा? अगर एक्स सी बहुत छोटा होगा तो इसका मतलब कैपेसिटर अलाउ करेगा, क्योंकि अपोजिंग फैक्टर तो छोटा है एसी को। डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 है तो एक्सी इनफाइनाइट होगा। अगर एक्सी इनफाइनाइट होगा तो कैपेसिटर ब्लॉक करेगा डीसी को। बात को समझो। अगर ये बात समझ गए तो इंडक्टर अपने आप समझ में आ जाएगा। आ जाओ इंडक्टर समझते हैं। इंडक्टर के अंदर फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, फिर वही एसी की फ्रीक्वेंसी होती है तो एसी का एक्सएल भी होगा, मतलब इंडक्टर ब्लॉक करेगा एसी को। अगर मैं बात करूं डीसी की, डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 तो डीसी का एक्स एल 0 तो डीसी अलाउ करेगा इंडक्टेंस को, डीसी अलाउ करेगा इंडक्टर। ठीक है, अब जरा पकड़ लो इसको, आगे देखते हैं। अब क्या कह रहा है, शो मैथमेटिकली दैट इन एन एसी सर्किट containing pure inductor the current lag behind the voltage with phase pi by 2। ये तो पूरी डेरिवेशन है बेटा। देखो मैं देखता हूँ, मेरे पास बुक खुली होगी तो। देखो ये डेरिवेशन है बेटा, एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली। हम जानते हैं V इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी होता है, माइनस का साइन हटाने के लिए हमने इस चीज़ का इस्तेमाल किया। वो कह रहा है हम जानते हैं ईएमएफ एसी सर्किट का ई ले लो, ई को वी के साथ ऐड कर दो इक्वल्स टू 0। ये करने पर आपका वो माइनस का साइन हट जाएगा। अच्छा, अब ई बाय एल डी, ई बाय, अगर मैं इस इक्वेशन को सुलझाऊं तो ई बाय एल मल्टीप्लाई में डी टी बन जाएगा डी आई। दोनों तरफ डिफरेंशिएटेड हिस्सा पड़ा हुआ है, इंटीग्रेट कर दो तो डी आई और एल डी ई बाय एल डी टी को इंटीग्रेट कर दो, ई की वैल्यू लेके टी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन आप जानते हो कॉस ओमेगा टी होता है, डी आई का इंटीग्रेशन आई हो जाएगा, ई नॉट बाहर पड़ा है, एल बाहर पड़ा है, यहाँ साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या आया, माइनस कॉस ओमेगा टी बाय ओमेगा। ओमेगा को बाहर ले लिया, इस साइन ओमेगा टी को हमने ले लिया माइनस साइन 90 माइनस ओमेगा टी, माइनस के साइन को अंदर भेज दिया, ओमेगा टी माइनस साइन 90 बन गया। ठीक है, आई इज इक्वल्स टू ई नॉट बाय ओमेगा एल, यही आपका अपोजिंग फैक्टर है। अब वो कहता है इस पूरे को ले लो आप आई नॉट, एक इक्वेशन, इसको और इसको देखो, ये भी एक इक्वेशन है एसएचएम की, ये भी एक इक्वेशन है। अब इन दोनों को अगर मैं देखूं, दोनों साइनोसाइडल है तो ये हिस्सा इसके बराबर आ जाएगा, आई नॉट इक्वल्स टू ई नॉट ओमेगा एल। ठीक है, रख दिया। ऑन कंपेयरिंग 2 and 3, आई नॉट इक्वल्स टू ई नॉट ओमेगा एल, दोनों को √2 से डिवाइड किया, आई इफेक्टिव क्या आ गया, ई इफेक्टिव बाय ओमेगा एल। इसका मतलब आई को रोकने वाला है ओमेगा एल, अपोजिंग फैक्टर बन गया अपोजिंग फैक्टर। और ये वाली बात अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाई है, स्क्रीन रोक के एक बारी देख लो। ये इसका फेज है, करंट से करंट लैग कर रहा है ईएमएफ से। अब आप इन दोनों ही ग्राफ को देख लो, इस तरीके से बनाओ या इस तरीके से बनाओ, बात एक ही है। जल्दी से पढ़ो फिर आगे बढ़ते हैं। नीचे लिखा भी इन केस ऑफ इंडक्टर करंट लैग बिहाइंड पोटेंशियल या ईएमएफ। आगे तो देखते हैं। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, टू कॉइल्स C1 and C2 आर प्लेस क्लोज टू ईच अदर। ठीक है, द मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ लिंक्ड विद C2 वेरी विद करंट I। ठीक है, ग्राफ दे रखा है बेटा आपको, ध्यान क्या रखना है, ये फाई और आई के बीच में ग्राफ दिया है। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्शन क्या होगा भाई, फॉर्मूला लगाओ, फाई इज इक्वल्स टू एम आई, एम इज इक्वल्स टू फाई बाई आई,
पाई कोई सा भी ले लो, मैंने 5 और 2 ले लिया, 5 बाय 2, कितना आ गया ये 2.5। ठीक है, अब बेटा यहाँ वेबर में कोई गड़बड़ है, ये पॉइंटों में होना चाहिए, देखते हैं। जो मैंने ग्राफ में दिया मैंने तो उसके हिसाब से कर दिया। आगे अब वो कहता था रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट यानी कि डी आई बाई डी टी क्या होगा, दैट विल इंड्यूस एल डी आई बाई डी टी ई के बराबर होता है। हाँ, अब डी आई बाई डी टी मांग रहा है, वो कितना हो जाएगा ई बाय एल। एल वही आपका जो ऊपर म्यूचुअल इंडक्शन निकला उसी को सेल्फ इंडक्शन ले लिया एक कॉइल के लिए, 100 बाय 2.5 आ जाएगा 40। लेकिन यहाँ ये वैल्यू पॉइंटों में आनी चाहिए, यहाँ कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है। आगे चलते हैं, मिली में होता है जनरली फाई आपका। ठीक है, अब आगे चलते हैं। प्रोटोन विथ काइनेटिक एनर्जी दिस मूविंग हॉरिजॉन्टली नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, ठीक है, एंटर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिस डायरेक्टेड ईस्टवर्ड। तो यहाँ पे इन डायरेक्शनों से मुझे थीटा तो दिख रहा है, अगर जरूरत पड़ी तो नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ साउथ और ईस्टवर्ड डायरेक्शन में 90 डिग्री का एंगल मैंने सोच लिया। अब क्या कह रहा है, काइनेटिक एनर्जी निकालो, निकालते हैं भाई। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। स्पीड निकालने को कहेगा आपको तो आप स्पीड निकाल दोगे ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी अपॉन में मास। मास ऑफ प्रोटॉन पता होना जरूरी है, 1.6 इंटू 10 की पावर 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27। आगे द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन। भैया देखो एक्सेलरेशन मांगा है तो फोर्स ढूंढो, फोर्स मांगी है तो मैग्नेटिक फील्ड ढूंढो। ये लो मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स होती है क्यू वी बी और उसको बराबर रख दो एम ए के, तो आपका एक्सेलरेशन आ गया क्यू वी बी बाय एम। लो फिर रेडियस ऑफ पाथ, ये तो हमने कई बार करा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स, कल परसों भी मैंने आपको डाउट क्लास में कराया था कि सेंट्रीपिटल फोर्स को बराबर रख दो मैग्नेटिक फोर्स के, यानी कि एम वी स्क्वायर अपॉन में आर, यही रेडियस मांग रहा है वो आपको, क्यू वी बी के बराबर रख दो, बाकी सारी चीजें हमारे पास हैं। चेक करो क्वेश्चन जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। व्हेन डज एन इंडक्टर एक्ट एज कंडक्टर, इंडक्टर कब बिहेव करता है कंडक्टर की तरह, रीजन दो। देखो भैया आपने एक इंडक्टर लिया और उसको लगा दिया डीसी सोर्स के साथ, डीसी सोर्स के साथ, तो पूरा चार्ज होने के बाद वो कंडक्टर जैसा बिहेव करेगा। ठीक है, अगर उसको लगा दिया आपने एसी सोर्स के साथ तो वो रजिस्टर जैसा बिहेव करेगा, यही रिएक्टेंस है, बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले। अच्छा ऐसे याद है, कैपेसिटर कब करेगा, कैपेसिटर करेगा एसी सोर्स के साथ। आगे चलते हैं। टू आइसो टू आइसोलेटेड मेटेलिक स्फीयर है S1 एंड S2 ऑफ रेडियस 1 एंड 3 सेंटीमीटर। अच्छा R1 दे रखा है 1 सेंटीमीटर, R2 दे रखा है 3 सेंटीमीटर, एरिया आ जाएगा इनका। जनरली ये स्फेयर वाले क्वेश्चन बाद में दोनों को टच कर देते हैं। एरिया आ जाएगा पाई R1 का स्क्वायर, पाई R2 का स्क्वायर। अच्छा उनकी चार्ज डेंसिटी दे रखी है, लो चार्ज डेंसिटी दे रखी है, रो1 रो दे रखी है, दोनों की सेम है 2 पाई पाई 10 की पावर माइनस 9। तो इसका क्या करोगे, अब आपके पास एरिया है चार्ज डेंसिटी तो चार्ज आ जाएगा, आपकी चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज अपॉन में एरिया, तो चार्ज आ जाएगा चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई में एरिया। ऐसे यहां देखो फिर वही दे रखा है आपको, चार्ज डेंसिटी इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन में एरिया 2। तो यहां से चार्ज डेंसिटी कितनी आ जाएगी, चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई में एरिया 2, इन दोनों को समझ लो। ठीक है, दो चार्ज आ गए हमारे पास, दे आर प्लेस्ड अवे, इसको छोटा करूं तो
They are placed away from each other and connect by a thin wire. Calculate the new charge sphere. ठीक है, उन दोनों को हमने कनेक्ट किया तो टोटल चार्ज आ जाएगा। Q टोटल आएगा Q1 प्लस Q2। ठीक है, Q टोटल कितना आएगा? Q टोटल आएगा Q1 प्लस Q2। कैलकुलेट द न्यू चार्ज ऑन स्फीयर S1। अब जरा ध्यान दो, ये तो Q टोटल आ गया। अब S1 के लिए मांगे चाहे S2 के लिए मांगे, न्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट इक्वली अकॉर्डिंग टू रेडियस। रेडियस के हिसाब से चार्ज बराबर बढ़ जाता है। तो S1 पर चार्ज कितना आएगा? जो भी Q टोटल है, जो भी Q टोटल है उसका देखते कितना हिस्सा है इनका। एक का एक रेडियस है, एक का 3 रेडियस है। S1 पर आएगा तीसरा हिस्सा और S2 पे आएगा 2/3 ऑफ Q टोटल। ठीक है, जरा समझो इसको। ठीक है बेटा, यहां तक के तो हमारे डाउट हो गए। इसके आगे के डाउट में आपकी नेक्स्ट क्लास में लेता हूं। तब तक के लिए राधे राधे।